जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। सो जितने भी जेकेपी कांस्टेबल के एस्पिरेंट्स हैं, आपके सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन। ठीक है, तो वो फॉर्मेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कैसे हुई, उसके पीछे क्या हिस्ट्री है, बैकग्राउंड क्या है, कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली, उसके बाद उसके बनने के बाद किस तरह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी, उसने क्या किया, ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। प्लस हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने बनाया है वो डिफरेंट जगह से हमने कंसेप्ट लिए हुए हैं, तो वो सब भी देखेंगे क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन के और टॉपिक्स हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपीज हैं, जो भी मेंशन है वो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वो सारा मैंने आपको कवर किया हुआ है, तो आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। बाकी मैं बाद में एक मैराथन सेशन लेकर उसके एमसीक्यूज के थ्रू पढ़ा दूंगा। ठीक है, बाकी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपने आज के टॉपिक को। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन कैसे हुई इसको समझने से पहले एक देखो, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी ना बॉडी, ध्यान से सुनो, इंडियन हमारे भारत के संविधान को जो बॉडी बनाएगी उस बॉडी का नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टर्म बार बार यूज होगी लेक्चर में, तो याद रखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, भारत के संविधान को बनाने वाली बॉडी जो असेंबली थी। जैसे अभी हमारे पास पार्लियामेंट है, राज्यसभा है, लोकसभा है, या अभी हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली बैठी है, तो वो क्या करती है, वो लॉज बनाती है। इसी तरह जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली जो बॉडी थी उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो सबसे पहले ये आइडिया किसने दिया था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए इंडिया के लिए जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। इसका आइडिया पहली बार जो प्रपोज किया था वो एम.एन. रॉय ने किया था 1934 में। सबसे पहला पॉइंट तो आपने ये याद रखना है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो भारत का संविधान बनाएगी। इसका आइडिया सबसे पहले किसने रखा था, एम.एन. रॉय ने रखा था। कब रखा था, डेट इज 1934। दिस इज क्लियर, यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो होता क्या, 1934 को ये आइडिया रखते हैं। 1935 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, कल वाला हिस्ट्री का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो आपको ऐसे प्रॉब्लम आएगी, बट अगर किसी ने वो लेक्चर देखा हुआ है ना तो उसको ये सब चीजें रिलेट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार डिमांड करी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो भारत का संविधान बनाएगी, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आइडिया प्रपोज एम.एन. रॉय ने किया था 1934 में, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस मेन पार्टी थी हमारी, उसने 1935 में पहली बार ऑफिशियली बोला था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। ठीक है, और 1938 में, ये बस आपने कहानी की तरह सुनना है जो जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हमारा जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी जाएगी, उसमें कोई भी बाहर का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो इंडियंस खुद बनाएंगे। ये चीज जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में कही थी ऑन बिहाफ ऑफ आईएनसी दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम विदाउट आउटसाइड इंटरफेयर। मतलब ब्रिटिशर्स की कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। उसको कॉन्स्टिट्यूशन को कौन बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इलेक्ट की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ आइडल फ्रेंचाइज, मतलब वोट के बेसिस में लोग इलेक्ट करेंगे एक असेंबली को, और वही असेंबली भारत का संविधान बनाएगी। गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में ऑन बिहाफ ऑफ आईएनसी कहा था। ठीक है, यहां तक में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला था। ठीक है, ये आपने याद रखना। नेक्स्ट देखो, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती, क्योंकि आपको मैंने बताया था कल के लेक्चर में 1939 से 45 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगी थी, और ब्रिटिशर्स चाहते थे इंडियन हमारे साथ पार्टिसिपेट करें वॉर में, इसलिए वो क्या उन्होंने ये डिमांड जो है एक्सेप्ट कर ली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि एक जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। इसी को बोलते हैं अगस्त ऑफर ऑफ 1940। ठीक है, फिर कल भी मैंने आपको बताया था कि 1942 में क्रिप्स जो है बेसिकली एक मिशन आया था जिसको बोलते हैं क्रिप्स मिशन, इंडिया में आया था। उसने बेसिकली एक ड्राफ्ट तैयार किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ में कि इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बनेगा वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है, वो बोला गया था, बट इस क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था। ये पॉइंट याद रखना, क्यों, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि दो स्टेट्स हो, ठीक है, दो एक अलग कंट्री बने पाकिस्तान, बट जो क्रिप्स का जो प्लान था उसके अकॉर्डिंग दो कंट्री वाला प्लान नहीं था। ठीक है, इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो लास्ट में क्या होता है, कैबिनेट मिशन भेजा जाता है। कैबिनेट मिशन आया था 3 मेंबर्स का। ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस हो गया, एवी अलेक्जेंडर हो गया, तो 3 बंदे ने मिलकर क्या आया था, एक कैबिनेट मिशन आया था इंडिया में। उन्होंने ये चीज को रिजेक्ट किया था कि दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं होगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक पाकिस्तान की अलग, इंडिया की अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। उन्होंने बोला था एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जो क्या बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये बेसिकली हमने अभी तक समझा कि अब अभी हम वो असेंबली बना रहे हैं जो भारत का संविधान बनाएगी। ठीक है, फिर इस असेंबली का काम होगा भारत का संविधान में। उसकी क्या स्टोरी थी कि सबसे पहली बार 1934 में, वापस सुन लो, एम.एन. रॉय ने
कंसेप्ट रखा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑन बिहाफ ऑफ आईएनसी ये चीज बोली, ठीक है, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्री होना चाहिए, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस उसमें कोई भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद 1940 में डिमांड एक्सेप्ट कर ली जाती है। 1942 क्रिप्स के टाइम पे भी इसको एक्सेप्ट किया जाता है, और 19 मेन जो है कैबिनेट मिशन जब इंडिया में आता है उस टाइम पे ये बोला जाता है 1946 में कि बेसिकली क्या होनी चाहिए, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, ठीक है। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन होगा, इसके लिए क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनाएगी, 1946 में, ये डेट याद कर लो, नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, ठीक है। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर थे टोटल, 389 मेंबर्स। कितने मैं यहाँ पे बता, देखो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कैबिनेट मिशन जो आया था उसमें ये चीज बोली गई थी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुल टोटल कितने लोग होंगे, 389। कितने लोग होंगे, 389 टोटल लोग होंगे। उनमें से ध्यान से सुनो, 296 लोग जो होंगे, 296 जो हैं वो ब्रिटिश, जो उस टाइम ब्रिटिश का रूल था जहां पे उनको दिए जाएंगे, और 93 प्रिंसली स्टेट, क्योंकि उस टाइम में कुछ राजाओं की स्टेट्स भी तो एग्जिस्ट करे, जैसे हैदराबाद था, जैसे जम्मू कश्मीर था, तो ये राजाओं की स्टेट थी, ठीक है। तो बेसिकली बोला गया कि टोटल इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स होंगे, जिनमें 296 तो ब्रिटिश इंडिया में से आएंगे, और बाकी जो बचे हुए 93 होंगे वो कौन देंगे, प्रिंसली स्टेट। इसमें 296 में भी दो डिवीजन कर ली इन्होंने, क्या, 292 तो कहां से आएंगे, जो ब्रिटेन की प्रोविंसेस थी, तो 11 प्रोविंसेस थी ना, वहां से आएंगे, और 4 जो है ब्रिटेन में उस टाइम पे क्या होता था, इंडिया में चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस होती थी, 4 थी वो, एक दिल्ली थी, अजमेर मरवाड़ा वाली थी, कुर्ग थी, और ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो 4 बंदे वहां से आएंगे, और 292 जो बाकी प्रोविंसेस से आएंगे, और 93 आएंगे प्रिंसली स्टेट से। इनसे मिलकर एक 389 मेंबर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, जिसका काम होगा भारत की कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल आपने ये याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए बोला था उसमें कितने मेंबर्स बोले थे, 389 मेंबर्स, जिसमें 296 मेंबर्स जो है ब्रिटिश इंडिया से आएंगे, और 93 प्रिंसली स्टेट नॉमिनेट करेगी। प्रिंसली स्टेट को बोला गया था कि आप नॉमिनेट करो, और ये जो ब्रिटिश प्रोविंसेस में 296 मेंबर चुने जाएंगे ये इलेक्ट किए जाएंगे। इनमें क्या था, इलेक्ट, मतलब देखो ये एक बॉडी ऐसी बनेगी जिसमें कुछ पार्शियली इलेक्शन भी हो रहे हैं और नॉमिनेशन भी हो रही है, क्योंकि राजा तो नॉमिनेट करेंगे ना पर्सन को, बट यहां पर बाकी जो प्रोविंसेस है वहां पर तो इलेक्ट होंगी। तो 389 में से 296 ब्रिटिश इंडिया से आएंगे, और 93 प्रिंसली स्टेट से आएंगे। इन 296 में भी 292 जो है वो आएंगे ब्रिटिश प्रोविंसेस, क्योंकि 11 उस टाइम प्रोविंसेस होती है, और 4 आएंगे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस होती थी, वहां से 4 आएंगे, ठीक है। दिस इज क्लियर, तो इनसे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है, ठीक है। इसलिए यहां पर यही लाइन लिखी है कि प्रिंसली स्टेट नॉमिनेट करेगी, हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट जो होंगे वो उसको नॉमिनेट करेंगे। तो मतलब ये पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ इलेक्ट किए जा रहे हैं, 296 इलेक्टेड है, और बाकी जो 93 जो प्रिंसली स्टेट्स भेजे हैं वो तो नॉमिनेटेड है। तो दोनों का एक बेसिकली रिजेम्बलेंस किया जा रहा है वहां पर। इंपॉर्टेंट चीज आपने ये याद रखनी है कि इस असेंबली में ऑलमोस्ट ऑल इंपॉर्टेंट लीडर्स जो थे इस असेंबली का पार्ट थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली असेंबली के, एक्सेप्ट महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी को छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट जो लीडर्स थे वो सारे इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पार्ट थे। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है, देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होती है वो बन जाती है। बेसिकली क्या होता है, ये 296 के लिए इलेक्शंस होते हैं ना, इलेक्शंस होने थे इसमें, बाकियों में तो नॉमिनेशन तो जो प्रिंसली स्टेट्स है वो तो नॉमिनेट करेंगे, बाकियों में तो इलेक्शन होते हैं। तो जब इन 296 में इलेक्शंस होते हैं, यहाँ पर 208 सीट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिलती हैं, 73 जो है वो चली जाती हैं मुस्लिम लीग के खाते में, और नियर अबाउट 15 जो इंडिपेंडेंस होते हैं वो जीत जाते हैं। तो मिलजुल के इन सबको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बन जाती है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना काम शुरू कर देती है। क्या काम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, भारत के संविधान को बनाना, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे पहली मीटिंग जब होती है वो कब होती है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दिसंबर 9 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार मिलती है, ठीक है, मतलब उनकी पहली मीटिंग होती है। बट इस मीटिंग में मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट नहीं करती, क्योंकि मुस्लिम लीग तो चाहती थी 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो, पाकिस्तान की अलग हो, इंडिया की अलग हो, बट ये डिमांड तो एक्सेप्ट नहीं, इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो आपने याद रखना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, उसमें मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। इस मीटिंग में टोटल 211 मेंबर्स थे, और किसको प्रेसिडेंट चुना गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ये नाम याद कर लेना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुना गया था असेंबली का, ठीक है। टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए इनको प्रेसिडेंट चुना गया था, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था एज द प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली, और यही बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने थे। पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, ठीक है। तो आपने ये पॉइंट याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है
वो पहली बार कब मिली थी? 9 दिसंबर 1946 में। उसमें मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था एज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट चुना गया था और एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचारी जो थे, दो वाइस प्रेसिडेंट चुने गए थे इस असेंबली के। ठीक है, दो वाइस प्रेसिडेंट चुने गए थे और एक प्रेसिडेंट थे, इतना आपने याद रखना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फाइनली प्रेसिडेंट, परमानेंट प्रेसिडेंट, और वी.टी. कृष्णाचार्य और एच.सी. मुखर्जी जो है वाइस प्रेसिडेंट चुने गए थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। दिस इज क्लियर, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे चलो, देखो ये 9 दिसंबर को मिले। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने क्या पास किया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे जाके प्रीएम्बल बनेगा। ठीक है, बस इतना याद कर लो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था 13 दिसंबर 1946 में, और ये पास हो गया था 22 जनवरी 1947 में। आगे जाके यही जो है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल। प्रीएम्बल मतलब प्रीफेस, मतलब फॉर एग्जांपल कोई बुक का पहला पेज होता है ना, हेडिंग जो बताई होती है इसमें क्या क्या पढ़ना है, वो तो वो बेसिकली बना था। ठीक है, सो यहां तक आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में समझा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। अब मीनवाइल क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा नहीं बना है अभी। कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको पता है ना 1949 में जाके कंप्लीट होगा, 1950 में भारत का संविधान फोर्स में आता है। बट उस मीनवाइल हम आजाद हो जाते हैं 1947 में। 15 अगस्त 1947 में तो हम आजाद हो जाते हैं। अब उसके बाद क्या होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है। ठीक है, यहां तक तो ठीक था, चल रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिल रही थी और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करती। बट 15 अगस्त 1947 को जब आजादी होगी, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या हुआ? उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दो फंक्शन दिए गए, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और दूसरा बाकी लॉ भी तो बनाने ना, क्योंकि देश चलता ही लॉज पे है, तो लॉज तो कोई बनाएगा। इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बेसिकली दो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। क्या? एक दिन मतलब दो बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलती थी। असेंबली कभी कभी जो है बेसिकली क्या पार्लियामेंट की तरह काम करती थी, लॉज बनाती, और कभी ये कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह मिलती थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। मतलब एक ही असेंबली है, यही मेंबर्स हैं, ये दो बार मिलते थे। मतलब एक बार मिलते थे लॉज बनाने के लिए, मतलब एज अ पार्लियामेंट काम करते थे, और दूसरी बार कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। जब ये लॉज बनाने के लिए मिलते थे, ध्यान से सुना, जब ये लॉज बनाने के लिए मिलते थे तो इनको हेड करते थे जीवी मवलांकर। कौन हेड करते थे? जीवी मवलांकर। और जब एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए मिलते थे तो इनको वही पहले वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हेड करते थे, प्रिसाइड करते थे। इतना पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, और ये फंक्शन कब चलता रहा? 26 नवंबर 1949 तक ऐसा चलता रहा, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट कर लिया था 26 नवंबर 1949 में। बट फोर्स में नहीं आया। फोर्स में कब आया? 26 जनवरी 1950, क्योंकि मैंने आपको लाहौर स्वराज की बात बताई थी 1929 में, जो लाहौर सेशन हुआ था उसमें हमने ये बोला था कि हम 26 जनवरी को अपना इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। तो इसीलिए बेसिकली 26 जनवरी को चुना गया कि इस दिन हम क्या करेंगे, इस दिन हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लाएंगे। बट अडॉप्ट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ था। ठीक है, अगर आपके लिए ये सब नया है तो आपको प्रॉब्लम आ रही होगी इन सब चीजों को पढ़ने में, बट मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूंगा। थोड़ा सा और पढ़ने दो, मैं आपको सारा रिवाइज करवा दूंगा पीछे से पूरी बैकग्राउंड, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत काम किए, जैसे इसने इंडिया की मेंबरशिप कॉमनवेल्थ की रेटिफाई करी 1949 में, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया। कब अडॉप्ट हुआ? 22 जुलाई 1947 में, ये याद कर लेना। हमारा नेशनल एंथम कब अडॉप्ट हुआ था? 24 जनवरी 1950 में। हमारा नेशनल सॉन्ग जो है, ठीक है, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो लिखा है, वो भी कब अडॉप्ट हुआ? 24 जनवरी में अडॉप्ट हुआ है। ठीक है, और बेसिकली हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट बने, वो भी 24 जनवरी 1950 को बने। तो ये सारी चीजें हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने करी थी। ठीक है, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, इसके बाद वाले सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जस्ट एक एक लाइन के, वो आपको समझ आ जाएंगे। बट यहां तक थोड़ा कंफ्यूजन वाला था, यहां तक वापस बता। देखो स्टोरी शुरू होती है 1934 में, सुनना ध्यान से टाइमलाइन। 1934 में एम.एन. रॉय बोलते हैं कि एक बॉडी होनी चाहिए जिसको हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और जो क्या करेगी, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। 1935 में जवाहरलाल नेहरू भी इस बात को रखते हैं ऑन बिहाफ ऑफ आईएनसी। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्री होना चाहिए एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस से। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नली उसका में रोल नहीं होना चाहिए। फिर 1940 में ये डिमांड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक्सेप्ट हो जाती है। फिर 1942 क्रिप्स मिशन में भी इसकी बात होती है, और 1946 कैबिनेट मिशन में बताया जाता है बेसिकली किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। इसमें बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स होंगे, जिसमें से 296 मेंबर जो होंगे वो ब्रिटिश इंडिया से आएंगे, और 93 जो होंगे वो प्रिंसली स्टेट नॉमिनेट करेगी। ये जो 296 है, इसमें भी 292 जो होंगे प्रोविंसेस से आएंगे, और 4 चीफ कमिश्नर स्टेट प्रोविंसेस जो होती थी वहां से आएंगे। इतना तो आपको समझ आ गया। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपनी पहली मीटिंग करती है 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, और जब ये अपनी पहली मीटिंग करती है तो मुस्लिम लीग यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करती है। ठीक है, देखो मेरे को भी याद हो गया, आपको भी याद होना चाहिए। 9 दिसंबर 1946 में पहली जब मीटिंग होती है, मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट नहीं करती है यहाँ पर।
मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट नहीं करते और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया जाता है और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट बनते हैं और 2 वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एक वीटी कृष्णमचारी और दूसरे कौन थे, एचसी मुखर्जी। तो 2 वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब बाद में इंडिपेंडेंस हो जाती है तो यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2 काम करती है, ये कभी लॉज भी बनाती है, तब ये जीवी मवलांकर इसको लीड करते हैं, और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रही होती है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लीड करते हैं। ये कब तक चलता है, 26 नवंबर 1949 में, क्योंकि तब कॉन्स्टिट्यूशन को हम अडॉप्ट कर लेते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फोर्स में आता है 26 जनवरी 1950 में। दिस इज क्लियर, यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब ये मेजर कमेटी और माइनर कमेटी क्या है ये मैं बता दूंगा बाद में, इससे पहले पहले पूरा समझ लो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बना, उसमें क्या क्या था, उसके बाद ये बताऊंगा मेजर कमेटी और माइनर कमेटी क्या थी, क्योंकि इसमें आपको ड्राफ्टिंग कमेटी का नाम याद रखना है, वो इंपॉर्टेंट है, जिसको बी आर अम्बेडकर सर लीड कर रहे थे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट जो तैयार हुआ था, मतलब पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिख के बन गया था, ड्राफ्ट जो है वो फरवरी 1948 में तैयार हो गया था, ठीक है। उसके बाद इसकी रीडिंग की, इसमें कमियां निकाली गई, ठीक किया गया, और फाइनल ड्राफ्ट जो इसका बना वो 4 नवंबर 1948 को बना। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना समय लगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे हमारे संविधान को बनाने में। इतनी देर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लगी रही हमारे संविधान को बनाने के, और इस मोशन को पास किया गया, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। कब अडॉप्ट किया गया, 26 नवंबर 1949 में, और फोर्स में कब आया, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी को क्यों फोर्स में आया, क्योंकि हमने पहले ही लाहौर सेशन में बोला था कि हम इसको इंडिपेंडेंस डे के रूप में बनाएंगे, तब से बनाते आ रहे थे। इसी दिन हमने 26 जनवरी 1950 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लाया, ठीक है। और जब ये 26 नवंबर 1949 में हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, तब उसमें एक प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। एट प्रेजेंट आपको पता है प्रीएम्बल तो एक ही है, शेड्यूल 12 हो चुके हैं और आर्टिकल तो बहुत ज्यादा हो चुके हैं, 484 ऐसा कुछ चल रहा है, इतने आर्टिकल्स हमारे पास हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया ना, कितना टाइम लगा, ये इंपॉर्टेंट, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब हमने इसको अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 में, अगर आपने मेरी प्रीएम्बल की वीडियो लिखी होगी तो मैंने वहां पे लास्ट में बोला था, इन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वी डू हेयर बाय अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। तो वहां पे लिखा हुआ है कि हम अपने आप को अपना कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं 26 नवंबर 1949 में। फोर्स में ये आया था 26 जनवरी 1950, मतलब लागू 26 जनवरी 1950 में होता, पर अडॉप्ट हमने 26 नवंबर 1949 में कर लिया था, कुछ चीजें तभी हमारी फोर्स में आ गई थी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, अभी तक आपको समझ आ गया कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, इसकी पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कब हुई, ड्राफ्ट का फर्स्ट रीडिंग कब आया, उसका फाइनल कब हुआ, कितना कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में टाइम लगा, यही चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमने देख ली। बट इसको बनाने के लिए बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने क्या किया, अपने आप को डिवाइड कर दिया। इतने लोग एक ही चीज पे काम थोड़ी करेंगे, इन्होंने खुद को डिवाइड कर लिया था। कुछ बनाई थी मेजर कमेटीज, कुछ बनाई थी माइनर कमेटीज। क्या बनाई थी, कुछ बनाई थी मेजर कमेटीज, कुछ बनाई थी माइनर में। जैसे मेजर कमेटी में यूनियन पावर कमेटी थी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, जिनका काम था, यूनियन पावर कमेटी का मतलब काम था कि पावर रिलेटेड चीजों को देखना, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का मतलब अपना अपना काम इन्होंने डिवाइड कर लिया था। जैसे फंडामेंटल राइट्स पे कमेटी थी, तो कमेटीज बन गई, ठीक है। बेसिकली हमारे पास दैट टाइम 8 मेजर कमेटी बनी थी और नियर अबाउट 13 माइनर कमेटी बनी थी। बट इन 8 मेजर कमेटी में सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखेगा, ड्राफ्ट तैयार करेगा, इन सबसे डेटा लेके उसको बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखेगा, दैट इज नोन एज ड्राफ्टिंग कमेटी। और इसके हेड थे डॉक्टर, चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मॉडर्न मनु भी कहा जाता है, ठीक है। इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर ने क्या किया था, ड्राफ्टिंग कमेटी को ये लीड कर रहे थे, और जो कमेटी रिस्पॉन्सिबल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में को लिखने में, ठीक है। तो इतना आपको याद है। तो ये जो बेसिकली ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, इसमें टोटल 7 लोग थे जिन्होंने मिलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, इतना याद करना। और चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इतना ही आपने याद रखना। ये कुछ चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने आपके एग्जाम के लिए। इतना तो आपको समझ आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, स्टोरी कहां से, स्टोरी 1934 में एम एन रॉय के कंसेप्ट से स्टार्ट हुई। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी कैबिनेट मिशन के, जिसमें बोला गया 389 मेंबर्स होंगे, वो सारा मैं बता चुका हूं आपको। फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पहली बार कब मिली वो भी बता चुका हूं, 9 दिसंबर 1946 में। फिर कैसे कैसे उन्होंने मीटिंग करी, कैसे बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया, 2 वाइस प्रेसिडेंट चुने गए, फिर मिलते रहे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा इंडिया आजाद हो गया उसके बाद उसने दोनों काम किए, लॉज बनाने का काम भी किया, और कैसे आगे जाके
जो है बिल्कुल ड्राफ्टिंग तैयार हुई, कैसे मेजर कमेटी बनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, 8 मेजर 13 माइनर कमेटी, और 8 मेजर कमेटी में ड्राफ्टिंग कमेटी जो इंपॉर्टेंट थी जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लीड करते, ये सारा चीज जिसने ड्राफ्ट तैयार किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये चीजें आपको समझ आ गई। अब सबसे पहले आपने याद रखें जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो मेनली पूरा का पूरा मैक्सिमम जो कहां से उठाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सी चीजें कहीं और से भी ली हुई हैं जो आज की इस लेक्चर में देखेंगे, ये मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, इधर से पढ़ाऊंगा, बट ये आपको याद रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम के लिए याद कर लो, मे भी पूछ ले कि सिंबल क्या था। बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, उसका सिंबल क्या था, उसका सिंबल था एलिफेंट। क्या सिंबल था, एलिफेंट। एलिफेंट वाज द सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ रहे हो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हो, क्योंकि इसी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। ठीक है, अब बी एन रॉय, सर बी एन रॉय, ये नाम याद कर लो, वो थे एम एन रॉय। एम एन रॉय ने कंसेप्ट दिया था कि आइडिया दिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। बी एन राव जो थे ना, बेसिकली इनको अपॉइंट किया गया था एज एडवाइजर, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर या लीगल एडवाइजर बोल दें टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एज एन एडवाइजर की तरह काम कर रहे थे सर बी एन राव। तो ये नाम याद कर लेना। ठीक है, और इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेक्रेटरी कौन थे, एच वी आर अय्या नगर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट ज्यादा ये बी एन रॉय है। ठीक है, बी एन रॉय एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, और ये जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था ना, बेसिकली इसके चीफ ड्राफ्टमैन थे एस एन मुखर्जी। एस एन मुखर्जी तो जो थे चीफ ड्राफ्टमैन थे, मतलब ड्राफ्ट में मतलब इन्होंने ही लिखा, ड्राइंग वगैरह करी थी। बट बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इसको बड़े अच्छे वे में इटैलिक लैंग्वेज में लिखा गया था। ठीक है, इटैलिक स्टाइल में लिखा गया था, और इसको किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण ने। किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। ठीक है, ऑल्दो ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा होगी, बट इतना याद कर लेना कि सिंबल एलिफेंट था, बी एन रॉय एडवाइजर चुने गए, बी एन राव एडवाइजर चुने गए। ठीक है, एस एन मुखर्जी चीफ ड्राफ्टमैन थे, और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे वो कैलीग्राफर थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कैलीग्राफर होता है जिन्होंने सुंदर बना के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है। ठीक है, उनको इटैलिक स्टाइल में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे उसकी फॉर्मेशन हुई, कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, क्रिप्स मिशन का क्या रोल है, कंसेप्ट को एक्सेप्ट कब किया था 1940 में, 1946 में कैबिनेट मिशन ने क्या बोला, किस तरह की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, 389 मेंबर्स होंगे, वो सब हमने देख लिया। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से नहीं लिया गया है, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत सारी चीजें डिफरेंट नेशन से उठाई हैं, हमें जस्ट याद रखनी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो ब्लूप्रिंट है, मैक्सिमम चीजें हमने यहीं से उठाई हैं। ठीक है, मेजर सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा यही है, इसमें नहीं याद रखो, बट जो जो आपने याद रखना मैं आपको वहां पे बता दूं। हमने यूएसए से क्या लिया, हमने यूएसए से फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट लिया। किसका लिया, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे होंगे, इसका कंसेप्ट हमने यूएसए से लिया। हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ये भी हमने कहां से लिया, यूएसए से लिया। ठीक है, जुडिशरी वाली चीजें यूएसए से ली है, और फंडामेंटल राइट यूएसए, इतना याद कर लो, बाकी सारे पॉइंट्स याद कैसे करोगे। ठीक है, कनाडा के से हमने इंपॉर्टेंट चीज ये ली थी कि हमारी जो सेंटर होगा ना स्ट्रांग होगा। ठीक है, फेडरेशन तो है, मतलब देखो डिफरेंट स्टेट्स है, स्टेट्स की अपनी गवर्नमेंट है, बट सेंटर हमेशा स्ट्रांग रहता है, तो ये कंसेप्ट हमने कनाडा से लिया था। यूएसएसआर मतलब रशिया की बात हुई, तो रशिया से हमने क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज का याद रखना है, हमने रशिया से लिए। जर्मनी से हमने नेशनल इमरजेंसी, क्या इमरजेंसी जो आती है, कुछ अगर एक्सटर्नल कोई वॉर वगैरह सिचुएशन हो जाए तो इमरजेंसी लगती है, उसका कंसेप्ट हमने जर्मनी से लिया। फ्रांस से हमने लिया था, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का नहीं भी याद करोगे तो चल जाएगा। ठीक है, ज्वाइंट सीटिंग देख लेना, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जापान से नहीं याद करोगे तो भी चल जाएगा। आयरिश मतलब आयरलैंड से हमने लिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी का कंसेप्ट। और ब्रिटिश से तो हमने बहुत कुछ लिया, क्योंकि हमारा जो कैबिनेट सिस्टम होगा या रूल ऑफ लॉ क्या होगा, ये याद कर लो, रूल ऑफ लॉ हमने ब्रिटेन से लिया। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूँ, जो पूछ सकता है एग्जाम में, वो याद कर लो, बाकी चल जाएगा। ठीक है, साउथ अफ्रीका से लिया हमने अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे करें, देखो आपने याद रखना है, प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, या जुडिशरी की इंडिपेंडेंस होगी, ये सारी हमने कहां से ली है, यूएसए से। ठीक है, रशिया से हमने मेन चीज ली है फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या ली है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। उसके बाद जस्टिस का आइडिया भी हमने वहां से लिया, बट फंडामेंटल ड्यूटीज मेनली याद करो। ठीक है, फ्रेंच से हमने लिया है लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट। कहां से लिया, फ्रेंच से। डीपीएसपी ये पूछता है एग्जाम में, डीपीएसपी हमने कहां से लिए, आयरलैंड से लिए। कहां से लिए, आयरलैंड से लिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी जो आपने याद रखनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। सो इस लेक्चर में यही है कि बेसिकली कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसकी पूरी बैकग्राउंड स्टोरी मैंने आपको
बता दी है। इस वीडियो को एक दो बार देख लेना, आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएगी, बस क्रोनोलॉजी समझनी है क्या हुआ और कुछ फैक्चुअल चीजें याद रखनी। देखो बता देता हूँ, जैसे ये पहला फैक्ट जो एमएन रॉय वाला, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। और ये डिमांड कब एक्सेप्ट हुई थी? अगस्त ऑफर ऑफ 1940, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, ये कब बनी? नवंबर 1946 में। और इसमें क्या क्या था ये आपको याद रखना है कि इतने मेंबर्स थे, इतने प्रिंसली स्टेट से आए थे, इतना याद रखना है, ठीक है। इस असेंबली में महात्मा गांधी नहीं थे, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको याद रखना है। और पहली मीटिंग कब हुई थी ये याद रखना है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुने गए थे और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट चुने गए, ठीक है। ये दो वाइस प्रेसिडेंट थे, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि जब ये लॉ बनाती थी तब मतलब एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी मिलते थे, जीबी मवलांकर लीड करते, एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी जब होती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लीड करते। इसमें इतना इंपॉर्टेंट ये दो तीन है। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट। और फर्स्ट ड्राफ्ट कब तैयार हुआ ये देख लेना, और कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। और हमने अडॉप्ट कब किया? 26 नवंबर 1949, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। और 26 जनवरी 1950 में फोर्स है। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उसमें 8 बेसिकली शेड्यूल थे, 395 आर्टिकल थे, एक प्रीएम्बल थे। ये आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है। और सोर्सेज में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में कवर है। बाकी आप जाओ, इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट है, मैं शेयर भी कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो भी टॉपिक बाकी बचते हैं जैसे फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, जो आपके सिलेबस में मेंशन है, और उसके साथ प्रीएम्बल अगर मेंशन नहीं भी है तो भी कर लेना। ये 3-4 टॉपिक आप वहां से कवर कर लेना, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। इसके साथ अगर आप कोई और टॉपिक्स में चाहते हो जिसमें जल्दी वीडियो आए, जिसमें आपको प्रॉब्लम चल रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसमें वीडियो बनाऊंगा। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहीं पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, करंट अफेयर्स शेयर होते हैं, प्लस पीडीएफ वगैरह में टेलीग्राम ग्रुप में अपने डालता हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, दोनों का ही, व्हाट्सएप और टेलीग्राम का। और अगर हमारा ये इनिशिएटिव आपको पसंद आ रहा है तो शेयर करो अदर्स के साथ भी जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंपेटिटिव एग्जाम्स की। और सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप हमारे चैनल में। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।